नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10वीं कक्षा के मॉडल सेट नंबर 1 को, जिसमें आपको इसके सभी प्रश्नों को हल करने सिखाएंगे। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाली बात यह है कि आपको हम शॉर्ट से शॉर्ट तरीका बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपका समय परीक्षा में बच सके। अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं और आपका समय ज़्यादा लगता है तो समस्या बढ़ सकती है। आपको प्रश्न छोड़ करके आना पड़ सकता है। लेकिन यदि आप इस तरह के प्रश्नों को हम जैसे बता रहे हैं वैसे यदि आप क्लियर करते हैं या फिर बनाते हैं तो आपका समय आवश्यक रूप से बचेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि पहला प्रश्न इस मॉडल सेट का क्या है। तो इस मॉडल सेट का पहला प्रश्न जो है उसमें बोला गया है कि 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब 120 कोई संख्या दी हुई है और उसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या होगा वो आप हमसे पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले जो 120 का अभाज्य गुणनखंड करना है उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। तो चलिए 120 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये 2 से कटता है। 2 छक 12, 0 बच जाएगा। फिर 2 से भाग लगाइए, 2 तिया 6, 30 हो गया। फिर 2 से काटिए, 15 दूना 30। फिर आपके पास कितना आ गया 15। तो 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 पचे 15। अब ये जो आप देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 120 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। और यही जो अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में आप देख रहे हैं उसी को ऑप्शन ए, बी, सी और डी में ढूंढ लीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें आप देखिए 3 ठो 2 है, यानी 3 2 है और 1 3 है और 1 5 है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आपको दूसरे ऑप्शन की तरफ जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आपको बताते हैं प्रश्न संख्या 2 को कि प्रश्न संख्या 2 में आपसे क्या कहा गया है। तो दूसरे प्रश्न को ध्यान से समझिए, सुनिएगा। बोलता है कि 306 तथा 657 का महत्तम समापवर्त्य 9 दिया गया है। यानी 306 और किसका 657 का महत्तम दे दिया गया है आपको 9। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया इसका लघुत्तम। तो एक बात समझिएगा, एक सूत्र होता है इसका, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। यदि आप इस सूत्र को जानते हैं तो बड़ा जल्दी बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इस सूत्र को और उसके माध्यम से ही बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसका सूत्र होता है लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, या फिर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। हमको लसा निकालने के लिए बोला गया है, इसीलिए लसा को बाईं तरफ रखेंगे ताकि आप आसानी से निकाल सकें। तो चलिए हम लोग सूत्र जानते हैं लसा। तो लसा तो हमको निकालना है, दिया हुआ है नहीं। तो लसा गुने मसा, तो मसा में आपका दिया गया है, कितना मसा दिया गया है 9 बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या आपका कितना दिया गया 306, तो लिख लीजिए 306। और दूसरी संख्या क्या होता है, तो दूसरी संख्या आपका दिया गया है 6 5 और 7, यानी 657। अब एक बात बताइए, ये जो 9 है वो लसा के साथ का में है, गुना में। जब उधर जाएगा तो का में हो जाएगा, भाग में। यानी आप लिख सकते हैं लसा बराबर 306 गुना 657 और बट्टा में कितना 9। एक बात बताइए, क्या 9 से ही विभाजित होगा या ये विभाजित होगा? तो हाँ, हो सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। यदि इन सभी अंकों का योग 9 या 9 के गुणज के रूप में आता है तो हम कह सकते हैं कि ये 9 से विभाजित होगा। तो चलिए जोड़ के देखिए, 7 5 12, 12 और 6 18, यानी 9 के पहाड़ा में 18 आता है तो ये टोटल 9 से कटेगा। तो चलिए हम लोग काटते हैं पहले। 9 एकम 9, 9 से इसको काटिएगा तो 9 छक 54, 9 सते 63, कितना बच गया था 65, आया 63, बच गया 2 और 2 के बगल में 7 उतारेंगे तो हो जाएगा 27। तो 9 तिया कितना 27 हो गया। एक बात, अब हम आपको एक डायरेक्ट तरीका बता रहे हैं गुना करने का। ये 3 जो है वो आगे आगे चलेगा और 2 जो है इसके पीछे पीछे चलेगा, और गुना कर करके तिरछा जोड़ जोड़ करके और हम लोग लिखते चलते हैं। ध्यान से समझिएगा कैसे। 3 जाएगा 6 के पास, तो 3 6 से गुना होगा, 3 6 18 का 8, हासिल कितना 1। अभी 3 जाएगा 0 के पास, तो 3 0 के पास गया तो क्या हो गया 0। तो 3 और 0 का गुणनफल जो होगा उसको याद रखिएगा क्योंकि ऐड करना होगा अगला बार। तो 3 से 0 में गुना कीजिएगा तो 0, और 7 से 6 में गुना कीजिए तो 7 छक 42
और जीरो क्या हो गया था, 3 से जीरो में गुना करने के बाद जीरो, तो 42 और जीरो कितना हो जाएगा 42 और 1 हासिल था तो हो जाएगा 43, 43 का 3 हासिल कितना 4। अब ये जो 3 था वो चला जाएगा किसके पास 3 के पास, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9 और ये 7 जाएगा इसके पीछे यानी 0 के पास, तो 7 0 0, तो 3 तियाई 9 और 7 0 0, तो 0 और 9 दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 9 और हासिल कितना था 4, तो 9 और 4 जोड़िएगा तो कितना होगा 13, 13 का 3 फिर से हासिल कितना 1। अब ये 3 का काम खत्म हो गया क्योंकि 3 3 से गुना हो गया, अब इधर तो कोई संख्या है नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। 7 जाएगा अब किसके पास 3 के पास, तो 70 21 और 1 हासिल था तो कितना हो जाएगा 22। और ये देखिए यही आपका आंसर होना चाहिए। अब आप ऑप्शन में देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है 86 67 जो गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है 22 33 8, देखिए 22 33 8 आ गया है, इसका मतलब कि यही ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को, क्योंकि 2 में तो हम लोग देख लिए कि जो ऑप्शन नंबर बी है वही सही है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 3 को। तो प्रश्न 3 में हमसे बोला गया है कि 15 और 25 का HCF ज्ञात कीजिए, यानी 15 और 25 का HCF पूछा है। तो जो छोटा वाला होता है उससे हम बड़ा वाला में भाग लगाते हैं, तो चलिए 15 से भाग लगाते हैं किस में 25 में। जब हम 15 से 25 में भाग लगाएंगे तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, एक बार देंगे कितना हो जाएगा 15। जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए जब घटाइएगा तो आ जाएगा 10, और जब 10 आया तो ये 10 से फिर जिससे भाग दे रहे थे उसी में भाग दिया जाता है, तो 10 से फिर 15 में भाग लगाइए तो 10 एकम 10, बचेगा कितना 5, और ये जो 5 आया उससे फिर किस में भाग लगाना होगा 10 में, तो 5 दूनी कै बार में 2 बार में 10, पूरा पूरा कट गया क्या। जब ये पूरा पूरा कट जाता है या फिर शेषफल के रूप में 0 आ जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि जिससे ये कटता है अंतिम में वही उसका क्या कहलाता है HCF। तो बताइए 15 और 25 का HCF कितना आ गया 5, यानी आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, ऐसे तो हम लोग को लिखना है नहीं, डायरेक्ट हमको आंसर से मतलब है। तो HCF बराबर जो 5 आया वही आपका आंसर होगा। अब आप ऑप्शन में देखिए कि क्या ऑप्शन में 5 दिया गया है, तो हाँ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है प्रश्न संख्या 3 का वही आपका राइट आंसर है, यानी सही उत्तर है। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद चौथे नंबर प्रश्न को। तो चौथा नंबर प्रश्न में आपसे बोला है कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड, कोई एक प्राकृत संख्या है और उसका अभाज्य गुणनखंड जो है उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए खाली स्थान होता है, क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है अद्वितीय होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, यानी अद्वितीय उसमें भरा जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लिए कि चौथा का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही होगा। यदि आप इसका व्याख्या सुनना चाहते होंगे या फिर व्याख्या जानना चाहते होंगे कि आखिर इसका हम अद्वितीय उत्तर क्यों दिए, तो इसके लिए आप कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा तो हम इसको फिर से आपको बता देंगे और व्याख्या के साथ बताएंगे कि आखिर इसको अद्वितीय क्यों कहा गया है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 में। तो प्रश्न संख्या 5 में हमसे बोला है कि द्विघात बहुपद होगा जिसके शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 है, यानी शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया उसका जो द्विघात समीकरण होगा वो, यानी जब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे दिया और हमसे पूछा गया कि हमको क्या निकालना है, उसका द्विघात समीकरण निकालना है। तो हम सूत्र जानते हैं, कौन कौन सा सूत्र जानते हैं, तो शून्यकों का योग का सूत्र हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है। तो जो दिया गया है उसको हम साथ में डायरेक्ट लिखते चलेंगे, हमको लंबा विधि से बना करके परीक्षा में नहीं दिखाना है, ऑप्शनल सवाल है, आपको सिर्फ टिक मारना है, आपको ये पता करना है कि 4 में से एक कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम डायरेक्ट बनाएंगे, उसको लंबा विधि से बनाने का चेष्टा न करें क्योंकि समय बर्बाद हो जाएगा आपका, और समय आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे हैं और 1.5 घंटे में ही सभी प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 5वां प्रश्न को जल्दी से जल्दी कैसे हल कर पाएंगे। चलिए दिखाते हैं हम आपको 5वें प्रश्न में। तो 5वां प्रश्न में जो
योग दिया गया है √2, तो ये जो √2 योग दिया गया है, तो योग का सूत्र क्या होता है, हम डायरेक्ट योग का सूत्र लिखेंगे। तो योग का सूत्र होता है -b/a, यानी शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है -b/a, और योगफल का मान तो दिया गया है कितना, √2, और कुछ नहीं होता है तो बट्टा में हम क्या लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं। फिर चलिए, शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, c/a होता है, और बराबर में बताइए कितना दिया गया है, तो 1/3 दिया गया है। शून्यकों का योग इतना दिया था, शून्यकों का गुणनफल इतना दिया था। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि a बराबर अगर यहाँ 1 है तो यहाँ a बराबर भी 1 होना चाहिए, या फिर यहाँ a बराबर 3 है तो यहाँ भी a बराबर 3 ही होना चाहिए। तो बताइए, इसमें हम 3 से भाग लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ 3 से भाग लगाएगा तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा, तो बट्टा में आ जाएगा, समस्या हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम इसमें 3 से गुना कर लेते हैं। जब हर में आप 3 से गुना कीजिएगा तो अंश में भी गुना करना पड़ेगा, और जब गुना कीजिएगा तो इसका वैल्यू हो कितना जाएगा, तो हो जाएगा 3√2/3। अब देखिए a बराबर 3 और a बराबर यहाँ भी 3, दोनों जगह 3 आ गया। जब दोनों में a का मान बराबर हो जाता है तो a बराबर हम लोग लिख लेते हैं 3, जो दोनों में है। इसके बाद b का वैल्यू हमारा कितना आ गया, -b का वैल्यू आ गया 3√2। तो हमको किसका वैल्यू चाहिए, -b का, नहीं b का। तो b का वैल्यू जो होगा, ये माइनस जो है उसके साथ लग जाता है, यानी -3√2 हो जाएगा b का वैल्यू। अब हम लोग चलते हैं, c का वैल्यू कितना होगा, तो c के सामने वाला c का वैल्यू होगा, तो c का वैल्यू कितना हो गया, 1। एक बात हम आपको बता दें कि जब हमको द्विघात समीकरण लिखना होता है तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, बनावट होता है। वो बनावट क्या होता है उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि ऑप्शन वाला सवाल में ये भी पूछ सकता है कि द्विघात समीकरणों का बनावट कैसा होता है, और 4 ऑप्शन आपको दिए हुए रह सकते हैं। तो चलिए देखिए, इसका द्विघात समीकरण का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, वो होता है ax² + -bx और +-c। अब यहाँ थोड़ा गौर करेंगे कि यहाँ प्लस और माइनस से हमको क्या लेना देना। तो यदि ये प्लस में होगा तो प्लस लिखेंगे, और माइनस में होगा तो माइनस। जैसे देखिएगा, a के स्थान पे 3 लिख दीजिए, x² रह जाएगा। अब b जो है वो धनात्मक है कि ऋणात्मक, यानी प्लस में है कि माइनस में, तो माइनस में है। तो यहाँ पे जो प्लस वाला है उसको न लेकर के माइनस वाला लेंगे। b के स्थान पे कितना लिखना है, 3√2। इसके बाद हमारा क्या बच जाता है, x, और प्लस माइनस, यहाँ c का जो वैल्यू है वो माइनस में है या प्लस में, प्लस में है, तो प्लस लिख करके और c का जो वैल्यू होगा उसको लिख लीजिए, और यही आपका क्या है, ऑप्शन नंबर जो भी होगा वो इसका जो मान आया है वही आंसर होगा। यानी जो 5वां नंबर प्रश्न है उसका आंसर हमारा क्या होगा, 3x² - 3√2x + 1। यही राइट आंसर है आपका प्रश्न संख्या 5 का। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया 3x² + 3√2x, यहाँ पे प्लस दे दिया है, बिल्कुल गलत हो गया। चलिए अब ऑप्शन नंबर 2 में चलिए। ऑप्शन 2 में आपसे पूछा गया, या फिर ऑप्शन नंबर बी में आपसे कहा गया है 3x² - 3√2x, 3x² - 3√2x और प्लस में 1। यानी ये जो बी नंबर ऑप्शन है वही आपका 100% सही जवाब है। चलिए अब हम लोग देख लिए कि 5वें नंबर प्रश्न का बी नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सत्य है या फिर सही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होगा आपके लिए। धन्यवाद।